नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम रूबरू के एक और अंक में। रूबरू और होली, निश्चित तौर पे रूबरू एक प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते हैं जिनके बाहरी और आंतरिक तौर पे उनके गुणों के बारे में आप जानते हैं, उनकी पूरी जीवन चर्चा, उनकी जीवन यात्रा के बारे में हम जानते हैं। लेकिन एक विशेष महत्व होली का है और होली के मौके पे जब रूबरू का प्रोग्राम हो तो बात उनकी होगी जिनके जीवन में पूरी तरीके से रंग का एक बेहतरीन और ताजा तरीन उदाहरण है। आज इस शो में हमारे साथ जो हमारी को होस्ट हैं वो प्रमिला हमारे साथ हैं और जो गेस्ट हमारे बहुत ही खास और एक युगल जोड़ी जो बॉलीवुड में बहुत ही कमतर देखने को मिलती है, ऐश्वर्या निगम और उनकी धर्मपत्नी जी हैं यहाँ पे हमारे साथ, दीपाली सहाय। तो स्वागत करते हैं आप सबका इस प्रोग्राम में। Thank you very much for having us here. दरअसल जब भी हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड खासकर इस मुजफ्फरपुर शहर, एक छोटे से शहर में बॉलीवुड तक की यात्रा आज के लोगों को शायद एक बहुत दिवास्वप्न लगता है। लेकिन निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि पुराना जो हमारा जुड़ाव बॉलीवुड के साथ रहा है, जिस तरीके से पुराना जुड़ाव रहा है, उसको एक नए तौर पे, नए तरीके से कनेक्ट करने का काम इन लोगों ने किया है। तो आपको ये बताने की थोड़ी सी जहमत उठानी होगी कि आपका जो बचपन था और ये जो शौक बॉलीवुड में और गाने का, ये किस तरीके से पनपा है? जी, मेरा शौक इसलिए पनपा है क्योंकि जिस फैमिली में मेरी पैदाइश हुई है वहाँ माहौल संगीत का था, गाने बजाने का था। मैंने जब से होश संभाला, मुझे लगता है मैं मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर दा, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, इनके ही गाने सुनकर बड़ा हुआ हूँ। तो मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि मेरी जगह किसी और का जन्म हुआ होता उस फैमिली में तो भी वो गाना ही गा रहा होता। तो माहौल ऐसा था और मेरी खुद की भी लाइकिंग थी गाने बजाने को लेकर। मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत ही सुरीले हैं, ऑल्दो दे आर नॉट प्रोफेशनल सिंगर्स, बट उनकी समझ और उनकी जो इंटेंसिटी है टुवर्ड्स म्यूज़िक वो बहुत हाई है। तो मुझे ये सब चीज़ें तो मुझे विरासत में मिली हैं, प्लस मेरी भी लाइकिंग थी। और जब छोटा था, इनफैक्ट जब 7th 8th तक मेरे दिल में ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं मुंबई जाऊंगा और प्लेबैक सिंगिंग करूँगा। थोड़ा और जब समझ में आई बातें तो ऐसा लगा कि मैं जा सकता हूँ। फिर सारेगामा का हैपन, फिर वहाँ से म्यूज़िकल करियर शुरू हुआ, फिर म्यूज़िक शुरू हुआ और फिर आज मैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे एक विरासत, उन लोगों की विरासत जो काफी सुरीले भी हैं, काफी मीठे भी हैं, और ये मिठास आज भी इनकी गायकी में वो विरासत जो है जिसको आपने बहुत बेबाकी से संभाला है, काबिले तारीफ है। हमारे बगल में दीपाली सहाय जी बैठी हैं और हम इनसे भी चाहेंगे कि आप अपने जो शुरुआती यात्राएं हैं संगीत से जुड़ी हुई, जरा इसके बारे में कुछ बताएं। तो मेरी यात्रा भी वैसे ही बचपन में ही शुरू हुई जैसे ऐश्वर्या बता रहे हैं, पर ऐश्वर्या और मेरे घर में फ़र्क ये था कि मेरे माता पिता गाते नहीं हैं और उनको, मेरे घर में एक्चुअली मेरे पिताजी पुलिस में हैं, मेरे दादाजी पुलिस में थे, तो गाने बजाने का माहौल ऐसा कुछ था नहीं। और स्कूल से खबर आया मेरे पापा मम्मी को कि ये लड़की गाती है तो आप इसको गाना सिखाइए। तो मेरी लाइफ में गाना सीखना बहुत लेट स्टार्ट हुआ, पर शायद 3 या 4 साल की उम्र में मम्मी लोगों को ये, जब नए नए स्कूल में लोग गए थे तब ज्वाइन किया था, तब स्कूल से खबर आया था। और उसके बाद बचपन से बस एक चीज़ है कि मम्मी को गाने लिखने का और सुनने का बहुत शौक था, तो घर में हर वक्त गाना बजता रहता था, रेडियो चलता रहता था। तो मेरे लिए मेरे टीचर्स मेरे रेडियो थे और बाद में शिवशीष मुखर्जी मेरे टीचर हैं, मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा और फिर इंडियन आइडल हो गया तो मैं मुंबई चली गई। ऐश्वर्या की वजह से बहुत चेंजेस हम सबकी लाइफ में आया था, क्योंकि जब ऐश्वर्या सिलेक्ट हुए थे और सारेगामा जीते थे तो मैं भी उस वक्त घर पे बैठकर टीवी देखती थी और ये सोचती थी कि एक दिन मैं भी किसी रियलिटी शो में सिलेक्ट होंगी और जीतूंगी। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि अगले साल ही इंडियन आइडल हुआ और फिर ऐश्वर्या के साथ मेरा भी एक नाम हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जो सारेगामा पार है वो आपके जीवन में संगीत की एक अलग खुशबू और एक अलग कहानी गढ़ देती है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। रियलिटी शो का जो दौर शुरू हुआ था
वो मेरे जैसे कई सिंगर्स की लाइफ वो मंच ने बदल दी, चाहे वो सारेगामापा हो, इंडियन आइडल हो, वॉइस ऑफ इंडिया हो। और एंड मैं यहाँ मुजफ्फरपुर न्यूज़ के चैनल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शैलेंद्र सिंह जी का, जो हमारे डायरेक्टर थे, जिन्होंने ये रियलिटी शो लाया हिंदुस्तान में। तो बहुत सारे सिंगर्स हैं आज जो इंडस्ट्री में गा रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये कहते हैं ना जो स्ट्रगल, मुझे लगता है 50% स्ट्रगल आपका कम हो जाता है अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जहाँ पर लोग पहुंचे। हाँ। एंड मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वो शो जीत गया था, तो मुझे लगता है कि 75% मेरा स्ट्रगल ख़त्म हुआ। पहले तो लोग म्यूज़िक कंपोजर्स के पीछे लगते थे, उनके पास जाते थे, तो कई सालों तक उनकी शक्ल देखने को भी नहीं मिलती थी। लेकिन थैंक्स टू द रियलिटी शोज प्लेटफॉर्म कि हमें सब लोग जानते हैं, कहीं जाते हैं तो इज्जत मिलती है। गाना मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन कोई भगाता नहीं है, कोई सब लोग प्यार से बात करते हैं, सब लोग जानते हैं बाय नेम बाय फेस। ये ऑल क्रेडिट गोज टू रियलिटी शोज। मतलब ऐश्वर्या, आपका ये कहना है कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि पहले के जो सिंगर्स थे उन्हें मंच तक पहुंचने के लिए कोशिश करनी होती थी, और अब आजकल रियलिटी जो शो का दौर है, मंच हम तक पहुंचता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। समय चेंज हुआ है, कई सारे टूल्स आ गए हैं जिसका बेनिफिट हम सब उठा रहे हैं। तब भी स्ट्रगल था, आज भी स्ट्रगल है, इन द सेंस तब बहुत कम ऐसे लोग थे जो सच में ये कोशिश कर पाते थे कि मुंबई जाके स्ट्रगल करना, ये सोच और ये काम बहुत कम लोग कर पाते थे। अभी बिकॉज ऑफ रियलिटी शोज या बिकॉज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होड़ बहुत हो गई है, भीड़ बहुत हो गई है, टैलेंट जो पहले छिपे रहते थे वो बहुत बाहर आ रहे हैं। तब एक अलग स्ट्रगल था, तब भीड़ कम थी, लेकिन कंपोजर्स ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। अब भीड़ ज़्यादा है, टैलेंट ज़्यादा है, तो देखिए आज हर फ्राइडे के हफ्ते में हर 7 दिन गाने रिलीज होते हैं, 7 दिन कुछ ना कुछ नया आता है। और आज जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसे हज़ारों सिंगर्स के आज की तारीख में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ का अलग स्ट्रगल है, यहाँ का अलग मज़ा है, तब का अलग स्ट्रगल था, तब का अलग मज़ा है। दीपाली मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। बेसिकली ऐश्वर्या को आप उस समय आइडियल भी मानती थी, आपने ये भी माना है कि लगभग बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है, सिंगिंग लाइफ, उनको चेंज करने में भी इनकी अहम भूमिका रही है। और उसके बाद एक आइडियल पर्सन जब लाइफ में आपके लिए इस तरीके से एक बहुत इम्पोर्टेंस लेके आता है, तो उसके बाद के चेंजेस और पहले के चेंजेस में किस तरह के डिफरेंसेस मिल रहे हैं आपको? बहुत सही सवाल है ये। एक्चुअली जब हमारी शादी तय हुई थी, तो मैंने ऐश्वर्या को एक दिन हम लोग बैठ के मैं ऐश्वर्या को बता रही थी कि सारेगामा में तुम्हारे ये गाने आते थे, मैंने ऐसे वोट किया था, हम लोग ये देखते थे। और बोलते बोलते मुझे अचानक लगा मेरी ऐश्वर्या निगम से शादी हो रही है, जिसको हम वोट करते थे पटना में बैठकर। तो ये बहुत, मतलब हमेशा से ऐश्वर्या को हम लोगों ने, या फिर जितने भी बिहार के युवा हैं, हम लोगों ने, ऐश्वर्या ने जब प्लेबैक किया सलमान खान के लिए दबंग फिल्म में, तो बहुत चर्चा हुई इस बात की। और मैं तो खुद उस वक्त मुंबई में ही थी, लेकिन हमेशा से ऐश्वर्या हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन। और जब मैं पर्सनली जुड़ी, तो अब तक तो मैंने सिर्फ दूर से देखा था ऐश्वर्या को, जब पर्सनली जुड़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों विनर हुए थे ये उस कॉम्पिटिशन के। ऐश्वर्या का म्यूज़िक में नॉलेज और उनकी टेक्निकलिटी बहुत, पकड़ उनकी बहुत ज़बरदस्त है। तो पर्सनली मुझे ये फ़र्क और बेनिफिट हुआ कि अब तक जो चीज़ मैं दूर से देख के सराह रही थी, अब उसको पास से देख के मैं सीख भी रही थी। तो मेरे लिए तो हर दिन एक ट्रेनिंग समझ लीजिए कि ट्रेनिंग का नया दिन है, लगभग जैसे कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। निश्चित तौर पे। और मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट हुए इतने टाइम हो गया है, और हम लोगों ने कल से सब लोगों को रोक के रखा है कि ऐश्वर्या निगम एंड दीपाली आ रहे हैं। बिल्कुल। और प्रोग्राम शुरू होने के बाद हम लोग गाना ना सुने, और इनका जो नहीं, मैं डिस्क्लोज कर दिया मैम ने, बल्कि मैं वहीं आ रहा था दरअसल कि बॉलीवुड में जो एंट्री सॉन्ग था आपका सलमान खान के लिए प्लेबैक, क्योंकि सलमान खान अपने आप में बहुत बड़े मतलब रॉक स्टार है, और उनके लिए गाना, और वो भी पहला सॉन्ग, मतलब एक ड्रीमिंग प्रोजेक्ट जैसा होता है। वो गाना एक बार अगर गुनगुनाएं तो शायद दर्शकों को और भी मजा आए। मैं गुनगुनाऊंगा, मैं बस आपको करेक्ट कर देता हूँ। मुन्नी बदनाम मेरा 3rd सॉन्ग था जिसके में मेरा पहला गाना था, एक फिल्म आई थी कॉर्पोरेट, बिपाशा बसु की, उसमें गाना था
2 गाने थे, उन दोनों को मिलाकर एक मेडली बनाई गई थी। एंड कमाल की बात थी कि वो मेरी लाइफ का पहला फिल्म का गाना था और वो गाना हमारे ऊपर पिक्चराइज भी हुआ था उस फिल्म में। वो मेरा पहला गाना था। दूसरा गाना एक फिल्म आई थी अब्बास खान की, उसमें मेरा एक गाना था जिंदगी में नई बात होने को है, तो जैसा लिरिक्स था ये जावेद अख्तर साहब का लिरिक्स था। और थर्ड गाना था मेरा मुन्नी बदनाम, तो जिंदगी में नई बात होने को है। वो तीसरे गाने में पता चला कि क्या जिंदगी में नई बात वाकई हो गई, फिर हम जो गाने के बोल थे वो वास्तविकता में बदल गई। तो उस जो गाना थर्ड जो सॉन्ग था, अगर उसको गुनगुना के चल सकूं। ओ मुन्नी रे तेरा गली गली में है चर्चा रे, है छपा इश्क का परचा रे, छपा इश्क का परचा रे, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी जहाबी रे, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग मेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत, मतलब ये पिचिंग स्टाइल तो गजब की है भाई, मतलब जो ऊपर चढ़ा के फिर नीचे उतारना, मतलब ये वाकई यात्रा है एक तरीके से, और म्यूजिक वाकई में एक यात्रा है। तो हम अब इस यात्रा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस यात्रा से हम उस यात्रा की बात करेंगे जो जिस तरीके से एक स्टेप्स जैसे चढ़े हैं आपने और जिस मुकाम को आपने वाकई अभी प्राप्त किया। मैं तो ये कहूंगा कि अब हमें सबसे बेहतर देखना भी बहुत बाकी है, क्योंकि ऐश्वर्य और जो हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्सनली मैं भी इस चीज को फील करता हूँ। थोड़ा बहुत म्यूजिक की समझ थोड़ी बहुत हम लोग भी रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर जितनी क्षमता है वो बेस्ट अभी तक नहीं आई है, और बेस्ट जो है जिस दिन आएगी फिर तहलका होगा, मुझे ऐसा लगता है। इस उम्मीद पर हम भी हैं और कोशिश हमारी जारी है और देखते हैं कि कितना बेहतर मैं कर सकता हूँ इस लाइफ टाइम में। अच्छा, होली है और रंग दे, तो ये रंग दे मतलब आइडिया कैसा था? ये आइडिया आया कहाँ से? आइडिया आया था कि हमने एक्चुअली बस शादी के कुछ दिनों पहले हमने गाना किया था। हम दोनों का पहला गाना था, मेरी लाइफ का पहला भोजपुरी सॉन्ग था और हम दोनों की लाइफ का पहला छठ गीत था वो, ढहके से निरा हमरा। आपके व्यूअर्स ने सुना होगा, जिसमें हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, इतना प्यार मिला। मैं एक्चुअली भोजपुरी से थोड़ा दूर रखता था अपने आप को, लेकिन बिकॉज ऑफ दीपाली साय मुझे थोड़ी मोहब्बत हुई और फिर ये गाना आया तो बहुत सारी मोहब्बत हो गई। तो इस गाने के जो मेकर थे एल्गोल फिल्म्स, अजय जायसवाल जी, उनका आइडिया था कि होली में भी हमें गाना करना चाहिए। एंड देन वी हैड अ गुड मीटिंग, 2-3 times we met and हमने डिसाइड किया कि हमें गाना करना चाहिए और गाना लिखवाया गया। फिर हम बैठे, गाने का ट्यून बना, हमने गाना रिकॉर्ड किया और उसी दौरान हमने गाना का कॉन्सेप्ट ये डिसाइड किया था कि ये गाना ऐसा जाएगा, इसकी स्टोरी ऐसी होगी। एंड हम लोग सब लोग सूरत गए और एक दिन में गाना शूट हुआ और गाना आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग भी है, दर्शकों से अनुरोध भी करेंगे कि आप इसे जरूर सुने और इसको आगे भी प्रसिद्ध करते रहें ताकि लोग भी इसको बहुत अच्छे से सुने और इंजॉय भी करें, क्योंकि इस गाने में बहुत अच्छी चीज, एक बॉन्डिंग लगी है मुझे। और ये होली का ही सॉन्ग नहीं है, होली के साथ साथ ये बहुत सारी चीजों को भी दिखाता है। आप किस तरीके से एक बॉन्डिंग में रह सकते हैं एक दूसरे को, मतलब किस तरीके से अपने और साथ। सबसे बड़ी बात जो इस एल्बम का है, एक औरत के प्रति एक पुरुष की को मतलब क्या रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो इस एल्बम से दर्शाया गया है। क्योंकि लास्ट में ऐश्वर्या जो है वो दीपाली की एक आरती, वो आरती बहुत प्यारी है और आज के समय में ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उस आरती से ठीक पहले के एग्रेशन, वो एग्रेशन दिखता है ना, जैसे माइनर डिटेल्स, बिल्कुल एग्रेशन है, वो हक भी दिखा रहा है। और शायद वो हो सकता है मतलब वो उस गाने के दौरान जिस तरीके से आप हाथ पकड़ के लेके जा रही हैं और दीपाली जी जिस तरीके से पीछे आ रही हैं, तो वो ये मतलब थोड़ी सी भौचक्की है कि आखिर होने वाला क्या है। और वो दिखता है कि नहीं मेरा हक है, और उस चीज क्योंकि हम नारी का सम्मान शुरू से ही करते थे, हमारा कल्चर रहा है, हमारा इतिहास भी रहा है जिस तरीके से नारी का सम्मान करना। और हर एक छोटे छोटे फेस्टिवल्स के माध्यम से अगर हम नारी का इस तरीके से सम्मान दिखा भी पाए तो ये शायद इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात भी है। तो ये जो होली का सॉन्ग है इसको आप लोग जरूर सुने और आगे भी आप लोग फॉरवर्ड करते हैं ताकि बाकी लोग भी सुने। पार्ट ऑफ दैट, और आगे की जो प्लानिंग्स हैं किस तरीके की? आगे की प्लानिंग्स बहुत सारी हैं हमें, थैंक्स टू दिस एरा जहाँ पर
इंडिपेंडेंट म्यूजिक फिर से वापस आ रहा है। ये तब शुरू हुआ था जब लकी अली, सोनू निगम और ये लोग आर्टिस्ट आए थे, तब एल्बम का दौर आया था, फिर बीच में बंद हो गया। एंड नाउ इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज बैक एंड वी आर ग्लैड दैट वी हैव फाउंड अ वेरी गुड टीम एंड बस डिफरेंट ओकेजन्स पे अच्छे गाने आते रहने चाहिए। एक मैसेज होना चाहिए, जैसे हमारा टहके सरवरा हमारे में एक मैसेज था, वैसे ये भी मैसेज है। इस गाने के बारे में ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात कही, रंग दे ये होली का ही गाना नहीं है, ये एक पूरे साल इसको सुन सकते हैं। होली इसलिए हमने चूज़ किया, ये ओकेजन सिर्फ इसलिए चूज़ किया क्योंकि अभी देखिए आपकी होली के आसपास संगीत का, म्यूजिक का होड़ होता है, पार्टीज होती है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि होली ही एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ जिसके दौरान सबसे ज्यादा रेप्स होते हैं, बिल्कुल, सबसे ज्यादा बलात्कार होता है, अभद्रता मतलब इसको एक तरीके से। और हमने बचपन से सिर्फ ये सुना है कि बुरा ना मानो होली है, लेकिन हम इस गाने के साथ ये कहना चाहते हैं कि बुरा मत करो होली है। बिल्कुल। और आपको पता होगा इंडिया दिस मदरलैंड, ये एक ऐसी मिट्टी है, ऐसा देश है जहाँ पर देवियों की पूजा होती है। यहाँ देवताओं के मंदिर कम है, देवियों की मंदिर ज़्यादा है। हर गांव में, हर शहर में अपनी अपनी एक देवी होती है। तो जिस देश में देवियों की पूजा हो, वहाँ पर रेप्स इस लेवल में हो, ये तो अपने आप में इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ क्राइम। ये गाने से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि देवियों की पूजा होती है। दशहरा आती तो देखिए हर जगह देवी माँ की पूजा होती है। अच्छी बात है कि मंदिर के बीच में आप मंदिर के अंदर जाकर आरती उतारते हैं, लेकिन जो छत के नीचे आपके घर में देवी है, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आप शादीशुदा हो, आपकी वाइफ हो, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में, आपकी गर्लफ्रेंड हो, सिस्टर हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, आप उनकी धुनी से आरती नहीं भी उतार सकते हैं, लेकिन आप उनके मन में, अपने मन में उनके लिए इज्जत सम्मान रूपी आरती। और होली के आड़ में फूहड़पना मत कीजिए। ये कहना कि बुरा ना मानो होली है और सब जायज़ है, ये अब जायज़ नहीं। बुरा मत करो होली है। खास करके इस ओकेजन में जो भाभियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। नहीं, ये वो देश है जहाँ पर आप भाभी के कमर पे नहीं, भाभी के चरणों में हबीबा के आशीर्वाद लेते हैं। रामायण जिसका बेहतरीन तो बस यही है, इस वीडियो में हमने ये दिखाया है कि आप अपनी प्रेमिका से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप उसमें देवी को देख लेते हैं। तो ये समय है, आई थिंक दिस इज द टाइम कि अब निर्भया पैदा ना हो। हर ओकेजन पे निर्भया पैदा हो जाती है, होली का कोई वेट भी नहीं करता, हर दिन यहाँ निर्भया पैदा होती है। तो ये मुजफ्फरपुर न्यूज़ के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये होली आप किसी को अनकंफर्टेबल मत कीजिए। ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, गले लगाइए। इनफैक्ट अब तो कोरोना है तो इस बार हो सकता है थोड़ा कम गले लगाइए। यहाँ जो इस देश में हाथ जोड़कर नमस्कार करने की विधि है तो ऐसा रखिए। जी बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज भी है इसमें जो पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, जिसका कि किसी भी अगर स्तर पे जो हमारी पौराणिक जो भी त्योहार हैं, जिस तरीके से हम लोग उत्सव मनाते हैं, हर एक उत्सव के पीछे एक मैसेज होता है। होली के पीछे जिस मैसेज को जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, अगर उस मैसेज, उस गाने को हम अगर यहाँ थोड़ा सुन भी लें, मैं इनसे गुजारिश करना चाहेंगे, वो उनकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है। जब हम लोग बात करते हैं तो इनको जरा सा अब जरा सुनाए दर्शकों के लिए। वो गाने बहुत हाँ बिल्कुल, अरे स्टार्ट किया है। दिल रंग दे नैना रे, दिल रंग दे नैना रे, रंग दे भीगे खाक, मोहे रंग दे भीगे खाक। बुन दे सांसों से दिल के ताने बाने रे, कोरी कोरी अटरिया पे उलझे बैठे नैना रे, रंग दे भीगे खाक, मोहे रंग दे भीगे खाक। बहुत बेहतरीन, मतलब एकदम पूरी रूह तक उतरती है आपकी आवाज इस गाने के बोल, और हर एक शब्द अपने आप में पूरा एक डिक्शनरी मतलब समाहित किया हुआ। दरअसल संगीत की यात्रा जितनी आप समझ सकते हैं वो शायद उससे भी बहुत ज्यादा है, और जिस तरीके से आप लोगों की यात्राएं हैं वाकई बहुत बड़ी है, और हम ये आशा करते हैं इस तरीके से यात्रा बढ़ेगी भी। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास अभी भी हैं और बहुत सारे सवाल हैं। दीपाली मैम से एक क्वेश्चन है, तो ये जो बिहार है,
जिस बिहार को लेके हमेशा बाहर लोग यही समझते रहे कि बिहार का मतलब लिट्टी और चोखा। आप जैसे लोग जिस तरह से ऊर्जावान और मतलब बहुत माहिर लोग अपने काम में जब बाहर निकलते हैं तो बिहार लिट्टी चोखे से बाहर भी होता है। शायद बहुत लोगों को समझ में आए। ऐसा कभी कोई मौका मिला जहाँ इस तरह का कुछ सुनने मिला हो या फिर सफर करने? पहले दिन से 2007 में जब हम इंडियन आइडल में गए पटना से मुंबई, तो क्योंकि मेरी पढ़ाई माउंट कार्मल पटना से हुई, पटना वुमेंस कॉलेज से हुई, तो मेरी जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश थी वो शुरू से ठीक थी। तो जब वहाँ पर जाकर मैंने अंग्रेज़ी में बात की तो सुनने मिला कि तुम बिहार से हो, लगती नहीं है। या मैंने अच्छी हिंदी में बात की जहाँ पर स और श का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग था, जहाँ पर शब्दों के बारे में मुझे पता था, जहाँ मेरा पहनावा वैसा नहीं था जहाँ जैसे लोग सोचते हैं कि बिहारी है तो पानी चबाता रहता होगा। तो ये मुझे बहुत सुनने मिला। इनिशियली मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे लगता था कि लोग मुझे बिहारी के नाम से एसोसिएट नहीं करें, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उम्र में। तो मुझे लगता था कि यार ये लोग लगता है जैसे मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए ऐसा ना हो तो बेहतर। लेकिन थैंक गॉड के मतलब कुछ महीनों, इनफैक्ट कुछ दिनों में ही जब मेरे को कंटेस्टेंट्स को मैंने देखा कि एक बंगाली बहुत गौरवान्वित होता है बंगाली होने पर, एक राजस्थानी बहुत गर्व से कहता है कि हम राजस्थानी हैं, तो मुझे भी तो गर्व होना चाहिए कि मैं बिहार से हूँ। और हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं, इतना अच्छा कल्चर है। सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर मिसिंग थी बाकी लोगों में, वो मुझे अपने अंदर दिखी कि हमारे यहाँ अदब बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट। जब बड़े आते हैं तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं, जब कोई बड़ा बात कर रहा है तो बीच में हम नहीं टोकते हैं बहुत, और एक दूसरे से हम तुम या आप करके बात करते हैं। ये चीज़ें बहुत मिसिंग थी वहाँ पर। तो मुझे लगा कि मुझे इस बात से शर्म आने के बदले मुझे अब कुछ ये करना होगा जहाँ पर लोगों को दिखे कि बिहार ऐसा ही नहीं, ऐसा भी है। और उसमें व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि जितने भी हमारे लेटर आगे बढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले एक भोजपुरी प्रोजेक्ट साइन किया, जो गजेंद्र सिंह जिन्होंने सारेगामा काइंड एक सीरियल आता था उसका। और जब मैंने वहाँ भोजपुरी सीरियल किया और मेरी लाइफ में जो बदलाव आया वो वहीं से आया, जब मुझे मेरे प्रदेश के लिए और प्यार बढ़ गया, अपनी भाषा के लिए और सम्मान बढ़ गया। और वहाँ से उस दिन से मैंने ठाना कि मैं अपनी बिहार की छवि को बदलने के लिए कलाकार के रूप में जितना हो सकता है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दूंगी। और अब आई थिंक बहुत सारे गाने हैं मेरे जो यूट्यूब पर हैं इस वक्त, जो मैंने भोजपुरी में गाए हैं और उसका प्रॉपर अनुवाद किया है। गाते वक्त मैं बात करती हूँ और उसको समझाती हूँ कि वो गाना क्या कह रहा है, क्योंकि भोजपुरी का नाम सुनते ही लोग हंसने लगते हैं भोजपुरी भोजपुरी। मुझे ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये भोजपुरी का जो रस है, जो फोक का मीनिंग है, बहुत कुछ है जो लोगों के अब तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि अब तक सही ढंग से नहीं पहुँचा है। तो बिहार की ये जो छवि है कि यहाँ पे सिर्फ लिट्टी चोखा मिलता है और लोग पान चबा के थूकते हैं, इसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ बहुत बुरे टैग से बिहारियों को देखा जाता है कि पता नहीं, लोग ऐसा भी सोचते होंगे शायद कि बिहारी है तो दो सींग भी होता हो, क्या पता कि बिहारी जैसा नहीं दिखना क्या होता है, हमको आज तक ये समझ नहीं आया। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है एज एन आर्टिस्ट कि बिहार की जो छवि रही है मेरे माध्यम से वो छवि बदले। और मेरी खुशकिस्मती है कि आई एम वेरी मच सक्सेसफुल इन इट। लोग अब बिहार के एक नए रूप को देख रहे हैं और मेरे साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो मुंबई में रहकर ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि बिहार का सुंदर रूप सामने आए। बहुत खूबसूरत। देखिए मतलब वाकई जिस मिट्टी ने हमें इतना सब कुछ दिया है उसको कुछ ना कुछ वापस करने का ये जो मतलब फलसफा है वो जारी रहे, बेहतर भी है। भोजपुरी चूंकि आपको अच्छा भी लगता है और बिहार की एक पहचान भी है भोजपुरी। हमें गर्व है कि हम लोग बिहार से हैं और हम मतलब भोजपुरी में बात करने में भी सक्षम हैं। क्योंकि सेंचुरी का रुख जो है थोड़ा सा भोजपुरी की तरफ हम लोग मोड़ सकें, क्योंकि तो मतलब अभी आप चाहते हैं कि अब से सिर्फ आप ही बात करेंगे? बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, फिर आपसे इंटरेक्ट हिंदी में बोलेंगे, कोई बात नहीं। जैसे कहल जाला कि भोजपुरी भाषा हर जगह मतलब बहुत ज्यादा नेक बा। नेक होए के साथ साथ इनमें बहुत सारा अलग अलग बहुत ज्यादा अलग अलग विभिन्नता बा, अलग अलग रंग बा, अलग अलग शब्दों के पहचान बा।
और सब लोग अपन अपन पहचान के आगे बढ़ावे खातिर लोग कुछ ना कुछ करत रहेला हमेशा। और जे लोग कुछ करेला ओकरा बहुत कुछ मिलेला। अलग अलग जगह पे बिहार से बाहर भी रह के लोग बहुत कुछ करेला। तो मुंबई जैसे शहर में बिहार से गेला के बाद ऐसा स्ट्रगल, ऐसा मतलब जो संघर्ष भई, ऐसा संघर्ष के बाद जब सफलता मिलल तब कैसा लगा? हमरा तो बुझाता कि अभी ले हमरा सफलता मिलल नहीं थे। अभी तो हमार पूरा जर्नी के शुरुआत भइल बा। काहे से कि हम ऐसा मानत रही कि हम बहुत लेट ये काम शुरू कैली, जहाँ पर हमरा बहुत पहले शुरू करे के रहे। लेकिन ये बात एगो बात जरूर बा कि जे हमार दोस्त लोग रहे जिनका के बिहारी या भोजपुरी या अमिका मैथिली या मगही से बड़ा परेशानी होखत रहे, अब लोग हमरा मुँह से गाना सुन के, एकर मीनिंग सुन के, एकर भाव समझ के अब जितना सम्मान मिलता हमारे बिहार के। हम नीलेश मिश्रा जी एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार बने, अब लिरिसिस्ट बने। अगर वह सर्च करे तो मालूम पड़ी कि नीलेश मिश्रा के बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उनका के उनको हमरा के फोन कैलन, हमरा के अपन घरे बुलौलन। लखनऊ में हम जाके उनका संगे हमरा बुझाता कि 10-15 गाना से ज़्यादा हमने के शूट कैली, सब अब आउट बा यूट्यूब पे। तो एक भोजपुरी गाना हो जाए फिर। हाँ। और इनका बहुत फेमस एक गाना है नगिनिया वाला, तो वो बिल्कुल सुनना चाहिए। नगनिया वाला गाना ऐसे भी तो मतलब तो भोजपुरी में बा। हाँ, भोजपुरी में वही एकदम पूरा उरे गाना। आंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे नदी दिया राजरादा। आंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे नदी दिया राजरादा। पोरे पोरे उठे, पोरे पोरे उठे लहरिया रे नदी भैया के बुलादा। आंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे नदी दिया राजरादा। बहुत खूब, बहुत खूब। फ्रेंड्स, मैं अशफरे को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराऊंगी। तो हम चूंकि अब उनकी हिंदी पे आते हैं, और चूंकि ये सनशाइन स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका स्कूलिंग कैसा, बचपन कैसा रहा मुजफ्फरपुर में। बचपन अच्छा ही रहा। अभी जब देखता हूँ तो अच्छा रहा। उस वक्त बड़ा खौफ होता था, क्योंकि पूरा बचपन ही खौफ में बीता है। और किसके खौफ में बीता है, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन अपना कैमरा पैन करे और बताए कि किनके खौफ में बीता है। जी हाँ, ये है मिस्टर मुकेश रंजन, मेरे फादर। मेरे पापा भी हैं। मेरे पापा यहाँ बैठे हैं। तो अब देखता हूँ तो ये चूंकि मेमोरीज है तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन पूरा बचपन जो है वो पापा के डर में बीता है। क्योंकि और सिर्फ डर मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड डर, और कभी भी डर नहीं था। जी, वो दिखता है क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद डर तो खत्म हुई गया। मैं पढ़ाई खत्म ही करना चाह रहा था ताकि डर खत्म हो जाए। तो पापा ने बोल रखा था कि तुम 10th कंप्लीट कर लो, फिनिश कर लो, पास कर लो, फिर मुंबई तुमको भेजूंगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं ऑफ कोर्स मैं सनशाइन से ही पढ़ा हूँ, और 10th के समय मुझे जॉन्डिस हो गया था, और मैं उस वक्त ड्रॉप करने वाला था, मैं अगले साल करने वाला था। लेकिन फिर मैं लेटर सोच रहा था कि अगर इस साल नहीं एग्जामिनेशन देता हूँ तो एक साल और डिले हो जाएगा मुंबई जाने में। तो मैंने किसी तरह उसी कंडीशन में ट्यूशन लेकर मैंने पढ़ाई की और किसी तरह दे दिया। आई स्टिल रिमेंबर कि मैथ्स का पेपर था और मैं क्वेश्चन पेपर को 10 बार देखा और मुझे कुछ ही क्वेश्चंस के आंसर आते थे। मैंने पहले कैलकुलेट किया कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस मुझे आते हैं, तो 35 मार्क्स के ही क्वेश्चन मुझे आते थे। मैंने आंख बंद करके प्रभु का नाम लिया, 35 मार्क्स के आंसर्स बनाए, और जब बोर्ड के रिजल्ट्स आए तो मैथ्स में मुझे 35 ही आया था। क्या बात है। और किसी तरह मैं बहुत ही कमाल का परसेंटेज आया, 47% के क्या बोलते हैं उसके परसेंटेज से मैं पास हुआ। और पापा ने जो कमिट किया था कि तुम पास करोगे तो मुंबई जाने को मिलेगा, फाइनली मैं मुंबई गया।
मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स बहुत अमेजिंग फ्रेंड्स थे, बट मैं किसी के टच में नहीं हूँ। सब अलग अलग इधर उधर हो गए हैं। सनशाइन से मेरा बहुत जुड़ाव है, आज भी बहुत प्यार करता हूँ। उनकी प्रिंसिपल मैडम आज भी वही हैं, मेरे सारे टीचर्स भी स्कूल के कुछ तो वही हैं। एंड एक कमाल की बात बताऊँगा, एक मेरे हिस्ट्री के टीचर थे संजीव सर, तो उनका इंसिडेंट एक बड़ा छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन मुझे आज भी याद है। मैं जब भी संजीव सर की क्लास होती थी तो मैं हिस्ट्री का था, तो ऑफ कोर्स कभी कोई जुड़ाव ही नहीं रहा, तो मैं डेस्क पे पीछे अपना तबला बजाता रहता था। तो और वो तबला सुनते भी थे तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन कोई और बात कर रहा होता था तो उसको डांटते थे, स्टैंड अप, व्हाई आर यू टॉकिंग। तो ऐसा 2-3 बार हुआ तो किसी लड़के ने बोल दिया, अरे सर आप ऐश्वर्य तबला बजाता रहता है, आप उसको कुछ बोलते नहीं है, हम लोग इधर ये कर रहे हैं आप डांट देते हैं। तो उन्होंने कमाल की बात बोली थी उस वक्त, जो मुझे बहुत बाद में समझ में आई। उन्होंने बोली कि वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम नहीं कर रहे। तो मतलब वो टीचर को मेरे से पहले ही मेरे में कुछ कैलिबर, कुछ टैलेंट दिखता होगा। तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं। मेरे हिंदी के टीचर्स हैं, जीके के टीचर्स थे, बहुत अमेजिंग मैंने फ्रेंड्स बनाए थे। अमित था, जावेद अख्तर था, पता नहीं आप अगर सुन रहे होंगे तो जावेद अख्तर था, आशुतोष था, बहुत सारे दोस्त थे। अच्छी याद है, मेरे घर से एकदम पास में ही था, तो हमारी लाइफ में सिर्फ 2 ही जगह थी, एक तो घर और स्कूल से वापस घर, घर से स्कूल, और कहीं जाने को अलाउड नहीं था। और पॉकेट मनी हमें कभी नहीं मिलती थी। ये सब हम स्कूल ख़त्म किए तो पता चला कि पॉकेट मनी नामक भी कोई चीज़ होती है। तो एक चीज़ मिलता था, जेटर पेन। तो जेटर पेन बड़ा फेमस था उस वक्त। हाँ, वो जब भी होता था वो भी, उसके लिए भी पैसे नहीं मिलते थे, वो पापा ही खरीद के लाते थे। तो कोई कंसेशन वाली जगह नहीं थी। हाँ, लेकिन ये था ज़रूर कि मेरे स्कूल लाइफ में ही, मेरे घर में ही मेरे पापा ने 2 अलग अलग लाइनें बना दी थी। जब पापा ऑफिस से आते थे, मेरे पापा फाइनेंशियल बैंक में ब्रांच मैनेजर थे, तो वो शाम में आते थे तो पापा 2 सवाल करते थे, एक मेरे से, एक मेरे बड़े भाई से। मेरे बड़े भाई से पूछते थे कि आज क्या क्या पढ़ के रखे हो, और मुझसे सवाल करते थे आज कौन कौन सा गाना था। तो ये जो कमाल की लाइन पापा ने दी थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुजफ्फरपुर जैसे छोटे, अब काफ़ी बड़ा हो गया है सोच के, उस वक्त काफ़ी छोटा शहर, ये सोच उस वक्त कोई रखे और कोई ये कर दे कि अपने बेटे को उठाकर मुंबई में शिफ्ट करा दे, ये तो वही कर सकता है जो अपने आप में लेजेंड है। अक्सर मैं एक बात कहने की बात करता हूँ, और आज शायद हमको लगता है शायद सबसे बेहतर मौका है। एक पिता का किरदार जो होता है वो वाकई बहुत सारी अलग गतिविधियों से जुड़ा होता है। वो समाज से भी जुड़ा होता है और वो घर से भी जुड़ा होता है। उसके ऐसे मतलब बाहर और जो भीतरी कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। कभी कभी आपको ये दिखता है कि वो बाहर से जितने कठोर हैं, अंदर से उतने ही नर्म और मुलायम होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो अपेक्षाएं जैसी होती हैं। हमें जब लगता है कि हमारे पिता ज्यादा कड़क है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो हमें ज्यादा टैलेंट देखते हैं, उनकी अपेक्षाएं हमसे ज्यादा है। और जब अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, अगर पुत्र आप समान हो तो फिर तो कहने ही नहीं, फ्यूचर तो अच्छा बनना है। और फ्यूचर अच्छा क्यों ना बने, यहाँ सब कुछ होने के बाद भी आप दीपाली मैम का आपकी लाइफ में आना और उसके बाद लाइफ का कुछ यूं हो जाना जब रंग दे तो निश्चित तौर पे एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बिहार से भी बहुत सारे लोग गए भी हैं, लेकिन एक ऐसा युगल जिस तरीके से आपने अपने आप को पेश किया है, आप दोनों ने पेश किया है, निश्चित तौर पे बाकी सबसे बिल्कुल अलग हटा के दिखाता है। बिल्कुल प्रिंस, और रूबरू जो प्रोग्राम का नाम है, इसके जरिए हम पर्सनली जो भी प्रोफेशनल के साथ साथ हम उनके पर्सनल जीवन पे भी कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आपके घर में एक मंदिर है जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब की एक और ये बहुत इनके नाम के पीछे निगम बिल्कुल। तो ये पता है हमें कि आपके फादर वो भी गाते हैं, मदर भी गाती है, बट प्रोफेशनली नहीं गाते, बट उनका गाने से बहुत लगाव है। तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए कि आपकी पूजा घर में जो मोहम्मद रफ़ी साहब का जो पिक्चर रखा हुआ है उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ बिल्कुल सही, सभी लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। मेरे घर में मेरी माँ जो है वो रफ़ी साहब की पूजा करती है, लिटरली पूजा करती है। मतलब रफ़ी साहब की जब पुण्यतिथि आती है तो ब्राह्मणों को दान देती हैं, खाना खिलाती हैं, इस तरह से जैसे वो फैमिली मेम्बर। और वो देखते देखते हमने भी मेरी भी श्रद्धा हुई और फिर मैं सोनू निगम की पूजा करना शुरू कर दिया।
लिटरली पूजा करना, मतलब एक फोटो पोस्टर होता था, अगरबत्ती होता था, धूप होती थी। तो ये जो निगम है, मैं निगम हूँ नहीं, मेरे पापा मुकेश रंजन है, हम लोग श्रीवास्तव हैं, लेकिन तब भी और आज भी मुझे सरनेम से, कास्ट से, रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि मुझे मेरी मोहब्बत थी सोनू निगम से, तब तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे दूर से भी देखने को कभी ये मिलेंगे। तो मैंने 6th या 7th क्लास में अपने अटेंडेंस रजिस्टर में मेरा नाम सिर्फ ऐश्वर्य था, अपने नाम के आगे मैंने निगम जोड़ दिया। मेरे भाई को पता चला था तो उसने बोला था कि मैं आज पापा को बोलूँगा तो धुलाई हुई तुम्हारी। पापा ऑफिस से आए और मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा करके आए। मैं पर्दे के पीछे छिप कर बैठा था कि मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। एंड मेरे पापा जो है वो बहुत कमाल की न्यूमरोलॉजी करते हैं। तो मैं एक्चुअली मुजफ्फरपुर न्यूज़ से बता दूँ कि जिनको अपनी जानकारी लेनी है अपने फ्यूचर के बारे में, कुछ प्रेडिक्शंस लेने हैं ज़रूरी, he can contact my father. He is an amazing numerologist. और उन्होंने मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार में जितने बच्चे हैं, हम सबकी शादी की घोषणा कर दी थी और उसी वक्त शादी हुई। तो एनीवे पापा ने कुछ कैलकुलेशन किया और बोला मम्मी को कि ये जो भी करके आया है नाम, ये ठीक करके आया है। तब से वो निगम रहा। 10th मैंने उसी नाम कर दिया, मेरा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एंड एवरीथिंग। मैं लीगली ऐश्वर्य निगम हूँ, बट माई फैमिली नेम इज, हम लोग श्रीवास्तव हैं। लेकिन बस ये तब की मोहब्बत है जो आज तक साथ में है। वैसे भी कोई किसी भी कलाकार का जो कला प्रेमी है, उसका ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई धर्म होता है। पूरी पहचान उसकी कला है और उसकी कला ही लगभग उसकी पूरी जीवनी होती है। एक किताब होता है जिसमें सारे पन्ने उसकी कलाओं के मतलब कहीं न कहीं उदाहरण होते हैं जिससे वो पूरे पढ़े पढ़े होते हैं। बिल्कुल। अब मैम से हम लोग जानना चाहेंगे उनकी लव लाइफ के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं वेट भी कर रहे हैं। क्योंकि निगम, सोनू निगम को वो कभी सोच रहे थे कि उनसे मिलना हुआ कि नहीं, बट इनकी शादी में सोनू निगम ने शिरकत की है, तो उसके बारे में मैम कुछ बताइए। मेरे लिए तो सोनू निगम, ऐश्वर्य को तो वो अपने परिवार, अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी फ्री एंट्री हुई है उनकी लाइफ में और वो अब मुझे भी बहुत मानते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू ऐश्वर्य। और हमारी शादी की जहाँ तक बात है, क्योंकि हमारी शादी एक ऐसी जगह पर थी जहाँ पर सोनू निगम जी खुद बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं उस जगह को लेकर, उस जगह की सोच को लेकर, तो उनका आना लाजमी था। और वो एक्चुअली ऐश्वर्य से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए वो हमारी शादी में थे। अच्छा, ईसा फाउंडेशन में आपकी जो वहाँ टेम्पल है, एक भैरवी देवी, तो वहाँ पे हुआ, तो वहाँ शादी करने का मतलब क्या विचार आया, कॉन्सेप्ट क्या था? तो जब मैंने सोचा था कभी कि मैं शादी करूँगी अगर लाइफ में, तो कभी भी वो बारात लेके, बैंड बजा के, घोड़ी पे चढ़ के और पटाखे फोड़ के, मतलब रात में 1 बजे बारात लगा के शादी नहीं करनी। अगर मैंने कभी शादी की तो वो होगी आधे घंटे की शादी, जो कि एक मंदिर में होगी, छोटे से मंदिर में, जो मेरे घर के पास ही एक मंदिर था, वहाँ पर होगी। और जो मेरे सबसे करीबी लोग होंगे वो होंगे मेरी शादी में। अब जब मैं अपने पापा को ये बात कहती थी तो पापा बोलते थे कि तुम सिर्फ सपना देखती हो, ये बात जो है ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि शादी अगर तुम किसी से करोगे तो उसका भी तो एक अरमान होगा कि उसको भी तो ऐसे शादी करनी है। तो जब मेरी ऐश्वर्य से मुलाकात हुई, जब मुझे लगा कि यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मामला हो रहा है, तो मैंने एक बार ऐश्वर्य से पूछा कि ऐश्वर्य तुम हाँ शादी के बारे में क्या सोचते हो, कैसे होनी चाहिए शादी? तो ऐश्वर्य का जवाब था, मेरी शादी होगी ईशा आश्रम के लिंग भैरवी मंदिर में। तो मैंने बोला अच्छा, तो तुमको वो घोड़ी पे चढ़ के और बारात में नाच के नहीं आना है शादी करने? तो कहने नहीं आया, तो वैसे कभी शादी नहीं करनी। तो मुझे लगा यही लड़का है, यही है वो लड़का जिससे मुझे शादी करनी है लाइफ में। और खैर थैंकफुली उसके बाद चीज़ें जब हमारे माँ बाप को पता चली तो वो लोग भी बहुत खुश हुए कि दोनों की सोच एक जैसी है। सो दैट्स हाउ आई थिंक वी रीच्ड ईशा फाउंडेशन, क्योंकि दोनों सदगुरु के फॉलोअर्स हैं हम लोग। इनफैक्ट हम लोग डिसाइपल हैं, हम लोग के लाइफ में सदगुरु का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम दोनों की मुलाकात सदगुरु की ही वजह से अगर देखा जाए तो टेक्निकली हुई थी। सो या दैट्स हाउ ईशा फाउंडेशन है।
बिल्कुल, और मैं भी उनकी रेगुलर फॉलोअर हूँ, मैं भी उनके बारे में जानती हूँ। आपका भी वहाँ पे महाशिवरात्रि में एक प्रोग्राम हुआ था, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को वो छोटा सा अगर वो गाना गा सकें, क्योंकि गानों की सूची बहुत लंबी है। बिल्कुल अब बिल्कुल हम लोग वहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा गाएं दर्शकों के लिए। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन घनन घनन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन घनन घनन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। जबरदस्त जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। मतलब कह सकते हैं कि आपकी पूरी लाइफ में आपका जो पूरा मेहनत है, आपकी जो पूरी शिद्दत है, आपका पूरा संघर्ष है, उसमें अगर एक ठहराव हो, स्टेबिलिटी हो, और ये ठहराव तभी पॉसिबल है जब आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की संगत में होते हैं जिनके मन में और जिनका पूरा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं समाज को चेंज करने वाला होता है। तो निश्चित तौर पे आप दोनों के जीवन में जिस तरह का एक ठहराव, एक ऐसा ठहराव जो संपूर्णता की ओर लेके जाता है, कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिला है। और शायद लोग भी देखें इस चीज को, लोग भी देखते होंगे और समझते भी होंगे इस चीजों को, क्योंकि हमेशा हम लोग बात करते हैं, हमेशा हम लोग इन चीजों की बात करते हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि वो हमेशा लोग के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन कभी कभी कोई कलाकार ऐसा हो जाता है कि जो सुना दे, लोग हमेशा यही समझते हैं कि शायद यही हमारा डिमांड था, और लगभग उन चीजों के स्तर तक ही आप पहुंच चुके हैं। तो हम जानना चाहेंगे कुछ और। सोनू निगम, जो कि आपके भगवान स्वरूप हैं, तो सोनू निगम का वो कौन सा गाना जो आपके लिए सबसे फेवरेट है, सबसे बेहतर? ये तो जवाब नहीं दे सकता मैं एक्चुअली। जितने भी सोनू निगम सारे गाने बहुत अच्छे, वो सारे ही हैं। मुझे कल गुना हो, अभी कुछ में नहीं, दीवाना आत्म, मौसम, क्लासिकली माइंड। एक्चुअली सोनू निगम के प्रति जो मेरा प्यार है वो थोड़े तो संगीत भी है उसमें, लेकिन संगीत से थोड़ा सा ऊपर है। मुझे लगता है, मुझे आई फील दिस इज सम कार्मिक कनेक्शन, अगर ये बात सही होगी तो। It's the spiritual way, I think. You just call it. I don't know about this, but मैंने उनसे एक बात कही थी कि मेरे लिए आप स्टार नहीं हैं, मेरे लिए आप सेलिब्रिटी नहीं, मेरे लिए आप वो नहीं हैं जो जिसको दुनिया सोनू निगम कहती है। वो भी इस बात को समझते हैं कि मेरे लिए वो नहीं है। बहुत बचपन से इतनी मोहब्बत थी, और अभी वो है, वो शख्सियत यहाँ पर बैठा हो, तो मैं आपको कैमरा मैन को कहूँगा पैन करके उनको भी दिखाओ। मेरी इस जर्नी में, सोनू निगम की मोहब्बत की जर्नी में मेरे साथ एक शख्सियत था, मेरा छोटा भाई, और उसको मैं दिखाऊंगा यहाँ बैठे। ये सोनल है, इसका लोग सोनल बोलते हैं, बट इसका नाम अभिषेक है। ये बैंगलोर में है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो मैं और ये, हमारा काम यही होता था, और ये 100% सत्य है। मेरे पापा बैंक जाते थे, मेरी मम्मी कॉलेज जाती थी, बगल में इसका घर है, ये आता था मेरे पास, और हम लोग एक बड़ा सोनू निगम का पोस्टर 4 घंटे 5 घंटे आराम से सिर्फ वो पोस्टर लगाते थे कि ये इधर से तो सीधा, इधर से थोड़ा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, पूरे 4-5 घंटे सोनू निगम का पोस्टर लगाते थे। ये भी अपना पढ़ाई छोड़कर, अपना काम छोड़कर, इसकी मम्मी बुला रही होती थी लेकिन ये मेरे साथ लगा रहता था, क्योंकि एक बड़ा इंटेंस माहौल हो गया था। मैं इनफैक्ट सोता था तो पोस्टर सामने रख के अपनी छाती पर, और पता नहीं किस टाइप का था, लेकिन मुझे इतना तो बिल्कुल
नहीं पता था कि मुझे कभी भी उनको देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी इस कहानी से आप सब लोगों को सीखना चाहिए कि इंटेंसिटी है जो चीजें मटेरियलाइज करती हैं आपकी लाइफ वो में। तो है, अगर मतलब ये आपका दरअसल वेद भी इस चीज को मानता है। अगर आप मान लीजिए कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहते हैं और आपकी सारी जर्नी और सारा आपका एनर्जी अगर उस चीज को लेके काम करे तो एक दो बार फेल्यूर हो सकते हैं, बट अल्टीमेट होता है कि आप उस चीज को पाते हैं और वहां तक आप पहुंच जाते हैं, शायद उससे आगे भी जा सकें, क्योंकि अगर आपके अंदर एनर्जी उतनी बची है तो हो सकता है आप उससे आगे जाएं। यस एब्सोल्युटली ट्रू। और तो मतलब एक सोनू निगम का बहुत फेमस गाना भी जैसे आपने बताया, अभी तुझ में कहीं, अभी मुझ में कहीं, हाँ अभी तुझ में कहीं, अग्नि पत्ता है, सुनना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन मेरी, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी रहन इस लम्हे में, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात है, बहुत खूब, एकदम बिल्कुल। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग ऐश्वर्या को सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग साक्षात सोनू निगम से सुन रहे हैं ये सॉन्ग। मतलब चीजें जो है ना मतलब क्लेरिफाइड होके आती है हमारे माध्यम के तौर पे, बहुत अच्छा है। लेकिन मतलब जब भी किसी को आप इस तरीके से मानते हैं तो निश्चित तौर पे आपके दिल में उतर आता है, और जब कोई दिल में उतर आए तो फिर आवाज उसकी होनी लाजमी है। हम अपने दर्शकों को थोड़ा ये भी बताना चाहेंगे कि चूंकि आपका बचपन मुजफ्फरपुर में गुजरा है, तो मुजफ्फरपुर में होता है ना कि कहीं का फेमस चाट खाना हुआ, ये कोई ऐसा प्लेस बताइए जो बहुत वो कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि कौन सा प्लेस है जो आपको बहुत वो भी जाके खा सके। मैंने भी जस्ट अभी कहा था कि एक्चुअली दो ही जगह मुझे पता है, एक तो अपना घर और मेरे स्कूल, क्योंकि मैं अपने घर से स्कूल जाता था, स्कूल से घर जाता था, फिर वापस स्कूल, फिर घर। तो और ये सच्ची बात है मेरे लिए। हम लोग कभी ऐसे मतलब जाते थे तो पेरेंट्स के साथ ही जाते थे, और तब उतनी समझ नहीं थी कि एक्चुअली अभी भी समझ नहीं है, मुझे रास्ता याद नहीं होता है। ये खाने पीने का सिलसिला एक्चुअली मैं मुजफ्फरपुर के रास्ते और ये खाने पीने का जगह तब जाना हूँ जब मैं सारेगामा जीत के आया था। तो जब यहाँ आया तो यहाँ पर तब मुझे पता चला कि ये मोतीझील है, ये फलाना रोड है, ये है। लेकिन जो सबसे अच्छी जगह है मेरे हिसाब से, मुझे पूजा बहुत पसंद है, ठीक है। और ये देवी मंदिर से थोड़ा आगे एक लिट्टी शॉप है, एक काफी बूढ़े से व्यक्ति हैं जो लिट्टी का शॉप लगाते हैं, उसके बैंक ऑपोजिट एक बंदा है, वो ठेले में अपना पूजा रखता है। तो मैं जब भी गुजरता हूँ, अगर शाम का वक्त है तो मैं वहाँ रुककर उससे पूजा करवाता हूँ, और मैं खूब सारा पूजा खाता हूँ। मेरे पापा भी बड़े शौकीन हैं। इनफैक्ट मुंबई में भी मुझे पूजा का बड़ा शौक है, तो वहाँ भी मैं पूजा करता हूँ। ये वाला एकदम मिल जाता है, बिहार वाला अपना जो है बिहार वाला नहीं मिलता है, इसलिए लास्ट टाइम ये थी पटना में, तो इन्होंने 3 किलो मेरे लिए मकई लाया था पटना का। तो बस वहाँ पर मज़ा आ जाता है। उस मकई में थोड़ा चना, थोड़ा मूंगफली, हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर। सेम सवाल दीपाली से भी है हमारा, क्योंकि वो पटना से है, और पटना में आपको कौन सा जगह है? सबसे बड़ी बात कि हमारी जो आर्थिक राजधानी है बिहार की, उसका बहुत अच्छा संबंध जो हमारे मतलब बिहार की राजधानी से हो चुका है। तो बिल्कुल वो जानना चाहेंगे दर्शक कि आपको पटना का कौन सा जगह बहुत फेमस है? तो हम लोग पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ते थे, पटना वुमेंस कॉलेज और माउंट कार्मेल का कैंपस एक ही है। तो हम लोग बचपन में हमेशा मोहल्ले में मिलता है चिकन चिली और चाउमीन, वो बंजारा, उस स्टॉल का नाम ही है बंजारा।
इतना फेमस है और इतना मुझे पसंद है कि शादी के पहले इनफैक्ट ऐश्वर्य पटना आए हुए थे, तो मैं इनको लेकर के गई थी वहाँ पे खिलाने, और अभी हम लोगों को मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मॉडल लोग पे आई थिंक 4 बार चिल्ली चिकन और चाउमीन खा चुके हैं, तो मेरा वो फेवरेट हमेशा रहेगा, मतलब उससे ऊपर कुछ। तो मुजफ्फरपुर आने के बाद कभी ऐसा मौका मिला? यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ कहाँ मिलता है? ये शादी के बाद ये आज पहली दफा आ रही है। नहीं तो ये हमारी मुजफ्फरपुर की दरअसल सौभाग्यता है। दरअसल मुजफ्फरपुर की एक ऐसी बहू जो हमारे बीच है और इस तरीके से संगीत को अपना इस तरीके से अपना बड़ा योगदान दे चुकी हैं, दे रही हैं और आगे इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे देती रहेंगी। तो मुजफ्फरपुर का दरअसल बहुत बड़ा सहयोगिता है, सौभाग्यता भी है। और मुजफ्फरपुर में बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पे तो हम चाहते हैं एक्चुअली हम ना मुझे ज़्यादा आइडिया है, आप बताइए कि आपका क्या फेवरेट स्टॉल है, क्या फेवरेट कौन सा शॉप है? तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग इंटरव्यू खत्म करके चलेंगे। ये बेटर आइडिया है। रूबरू में हम बात करते हैं एक छोटी छोटी चीजों पे हम बात छोटी छोटी चीजों पे ही होनी चाहिए, बड़ी चीजों पे तो सब लोग बात करते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक मैं दीपाली को जानती हूँ, आई थिंक आप जो अपने हाथ में अंगूठी पहनी है वो आप काफी पहले से पहनी है, ऐश्वर्य से मिलने से पहले, और शायद ऐश्वर्य के हाथ में मैंने भी देखा, सेम कैमरा पर्सन मेरा दिखा सके दोनों को घुमा करके सेम है, तो क्या इसका कॉन्सेप्ट हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, ये अंगूठी जो है ये जो भी सदगुरु को फॉलो करता है, जो भी ईशा फाउंडेशन से जुड़ा है, उन सबके हाथों में ये अंगूठी आप देखेंगी। वैसे इस अंगूठी का बहुत बड़ा मतलब है इसको पहनने का, जो बताना अभी संभव नहीं है, पर समझ लीजिए एक तरह का ये चिन्ह है। ये कोई सांप नहीं है, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये बस एक प्रतीक चिन्ह है जो ईशा को फॉलो करते हैं वो लोग पहनते हैं। हाँ, मैं और ऐश्वर्य जब पहली बार हम लोग मिले तो कौमुदी महोत्सव में मुझे भी बुलाया गया था, ऐश्वर्य को बुलाया गया था और हम लोगों की हाय हेलो हुई और मैंने ऐश्वर्य के हाथ में ये अंगूठी देखी तो मैंने बोला ईशा, तो इसने बोला हाउ डू यू नो ईशा, तो मैंने अंगूठी ऐसे दिखाई, तो ऐश्वर्य ने ऐसे अंगूठी दिखाई, तो मेरी माँ हम दोनों को देख के बोल रही थी, वो खींच के बोली तुम लोग आपस में एंगेजमेंट तो नहीं कर रही हो, क्या अंगूठी, कौन सा अंगूठी तुम एक दूसरे को दिखा रही हो? तो फिर मेरी माँ को पता चला कि ये ईशा से जुड़े लोगों का है, तो ये अंगूठी इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि लोग ये क्यों पहनते हैं। जनरली लोग फैशन में पहनते हैं, जनरली लोग ईशा से जुड़े होने का एक प्रतीक बताते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है जो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब आउटस्टैंडिंग होती है, हर जगह की अपनी एक पहचान है, हर जगह का अपना एक अलग कल्चर होता है और हमारे यहाँ तो काफी फेमस भी है कि आपके बिहार में ये चीजें ज्यादा पॉपुलर हैं कि जैसे ही आप यहाँ 4 कोस पे भाषा बदल जाती है और 8 कोस जैसे आप जाते हैं आपका संस्कृति बदल जाता है। तो यहाँ पे हम विभिन्नताओं के जिस राज्य में रहते हैं ये हमारा बिहार है, हमारे बिहार में वो सब कुछ है जो हम पूरे देश को दे सकते हैं। और जिस ज्ञान की बात हम लोग हमेशा करते रहे, जिस संगीत की बात हमेशा हम करते रहे हैं, बिहार उसका सबसे बड़ा गर्व है। पूरे विश्व के लोगों को बुला करके हम अपने ज्ञान की जोन से शिक्षित करते रहे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शिक्षा की भी बातें हुई, कॉलेज लाइफ की बातें हुई, स्कूल की बातें हुई, इन सब के बावजूद एक जो टैलेंट, इनर टैलेंट जिसको हम कह सकते हैं, इंटरनल टैलेंट जो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, और संगीत को आप लोगों ने सही वक्त पे पहचान लिया, वो कौन सा वक्त रहा? एक्चुअली संगीत ने हमें पहचान लिया, हमारी बात तो है नहीं कि संगीत को हम पहचाने, संगीत ने हमें सही समय पर पकड़ लिया। और मैंने कहा मुझे तो संगीत मेरे पेरेंट्स से मिली है और मैं हमेशा ही कहता हूँ मेरी जगह पे कोई और होता तो वो भी संगीत ही कर रहा होता। आप भी अगर पैदा होते तो आप भी गाने ही गा रहे होते। तो मेरे करियर में, मेरे संगीत में मेरा एक्चुअली कंट्रीब्यूशन कम है, मुझे थोड़ा एम्बियंस ऐसा मिल गया है, थोड़ी ब्लेसिंग ज़्यादा है, मेरी मोहब्बत भी है और कोशिश करता हूँ जो गाऊँ दिल से गाऊँ, जिसके शायद थोड़ा दिल तक पहुँच जाता है। मुझे लगता है 9th या 10th में, 8th या 9th में मुझे लगा कि मुझे इसको मैं ये प्रोफेशन मेरा बन सकता है। उससे पहले सिर्फ मोहब्बत थी संगीत से, बेताब मोहब्बत थी। उसके बाद मोहब्बत भी रही और ये थॉट आया कि इसको प्रोफेशन बना लेते हैं। फिर सारेगामापा हो गया, ये सब आशीर्वाद ही है। सारेगामापा हो गया, सारेगामापा जीत गया, फिर एक स्टेज मिल गया जहाँ पर सब लोग मुझे जान रहे थे और फिर ऐसे पेरेंट्स जो आपको आपके पीछे खड़े हुए हैं,
मुझे मुंबई में कदम रखने से पहले पापा मम्मी ने घर खरीद के दे दिया था कि मेरे बेटे को तकलीफ नहीं हो। और तो फिर तो ऐसी तो ये तो किस्मत की बात है, ये तो ब्लेसिंग्स है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो फुटपाथ पे भी सोते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इतनी तकलीफ में सोते हैं। तो मेरा तो स्ट्रगल ही नहीं है, मुझे तो सब कुछ आशीर्वाद से ही मिला है। अब इसमें भी जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, ये तो मेरा फर्ज है, मुझे करना चाहिए। आउट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, सही पूछिए तो मतलब आपके बारे में एक शब्द हमारे जहन में आया है कि आपका जो जिस तरीके से आपका जो परिवेश रहा है आपके चारों तरफ, कार और संस्कार के बीच का फर्क है, चित्र और चरित्र के बीच का फर्क है। क्योंकि जब अक्सर हम लोग आज का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो हम लोग यही सिखाते हैं बच्चों को कि अपने जीवन में इतना अच्छा करो कि एक बड़ी कार आए, लेकिन कार बिना संस्कार कुछ नहीं कर सकती। जब हम थोड़ा सा मुस्कुराते हैं या फिर अपने प्रोफेशन में जब कुछ अच्छा करते हैं तो चित्र अच्छा बन जाता है, लेकिन जैसे ही हमारा चरित्र बेहतर होता है, हमारा पूरे जीवन का जो चित्र है, जो मतलब चलचित्र है, वो बेहतर हो जाता है। तो आपके जीवन का जो पूरा मतलब बायोग्राफी रहा है मेरी समझ से अभी तक का जो है, वो पूरा मतलब यही चित्र और चरित्र और कार और संस्कार के बीच का फर्क है। चीजों को गहराई से समझना और चीजों को देखना अलग अलग चीज है। मैंने ये फील किया है कि शायद चीजों को अपने गहराई से फील करने की कोशिश की है और लगभग आप सफल भी रहे चीजों को समझने का, इम्प्लीमेंट करने का, ये उसका सेकंड स्टेज है। किसी भी चीज को समझना अलग चीज है, उसको अपनी लाइफ में उतार पाना अलग चीज है, और फिर हर कॉलिंग सुन पाने के लिए समय होना। क्योंकि इंसान जब बहुत अच्छे तरीके से अच्छे स्टेज पे जाता है तो इतना बिजी हो जाता है कि उसको बाकी सबकी खबर होती है। जैसे खुद के नंबर पे फोन लगा के हमेशा बिजी जो आता है, तो अपना ख्याल नहीं रहता। वो हमेशा अक्सर होता क्या है कि खुद को हम लोग अक्सर यही समझते हैं कि टाइम नहीं होता अपने बारे में। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने और आप दोनों ने सही पूछिए तो जिस तरीके से इन चीजों पे काम किया है, कुदरत का एक अनमोल संगम है, लेकिन बेहतरीन संगम है आप लोगों का एक साथ होना। एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने धूम मचा रखी है, तो हम ये चाहेंगे कि जो पहला युगल गीत जो था छठ पर्व का, बिहार की पहचान है छठ, और एक ऐसा मतलब पर्व जिसमें हम डूबते हुए सूर्य को भी हम चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो छठ के पावन मौके पे जो एक युगल गीत था छठ का, हम चाहेंगे इनकी सुरीली आवाज दर्शकों तक पहुंचे। हम तानयनवा में दिया ना जराई के, करीले गोहार मैया घटिया पाई। तहर बिना के होना तोहरे से बा सगरो जहां, छठी मैया दिहलु आशीषिया, चहके अंगना दुआ, चहके अंगना दुआ। अचरा में भरलू सालिया, टहके सिनुरा हमार, टहके सिनुरा हमार। बिल्कुल, और रंग दे की बात हो रही है और इनका एल्बम जो है रंग दे, तो हम चाहेंगे कि ऐश्वर्या अभी हमारे दर्शकों के लिए सबके सामने, क्योंकि होली का भी मौका है, तो सबको सबके सामने रंग दे, थोड़ा सा गुलाल लगाए मैम को। खुद को हाँ मैम को लगाइए, मैम का भी अरमान है वो आपको लगाए। देखिए मेरे गुलाल शादी लगाने के बाद का, पहली होली होगी। हाँ बिल्कुल पहली होली ऐसी। हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे अबीर लगाने का एक नया अंदाज है, मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा अंदाज है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए 2 कलर्स या 3 कलर्स होंगे तो चलेगा। आप इसमें ऐसा कीजिए, ऐसा, फिर इसको ऐसा कीजिए, फिर इसको ऐसा कीजिए, और सामने वाले को बोलिए कि स्माइल स्माइल, और ये और ये देखिए ऐसे बिल्कुल, लगाते इसे हैं। कहते हैं रंग दे, तो बिल्कुल इन्होंने रंग दिया। स्माइल, देखिए हैप्पी होली। आप भी फॉर्मूला चूंकि बहुत अच्छा है तो हम लोग भी आजमाना चाहते हैं। बिल्कुल एक नया चीज हम लोगों को पता चला, तो इस बार होली में हम लोग यही ट्राई करेंगे। नए लोगों के साथ नई चीजें ही बिल्कुल, आती हैं। और अगर मुजफ्फरपुर वासियों को भी हम बताना चाहेंगे कि अगर वो भी ट्राई करना चाहे, एंड दिस इज ये ऐश्वर्या स्टाइल होली, ठीक है, वाकई बिल्कुल। तो आप भी इस बार होली में ट्राई कीजिए।
और ये गुलाल लगाने का तरीका हुआ ऐश्वर्य स्टाइल में। और रंग दीजिए, इनका गाना सुन के रंग दे और सेम स्टाइल में। और हम चाहेंगे कि ये जो रंग दे है उसको हमेशा रंग दे के साथ रंग दें और इतना रंग दें कि फिर रंग नहीं छूटे। बिल्कुल सही। अब उसके बाद इस तरह के लगातार सिलसिले शुरू हुए हैं। अभी बहुत कुछ फलसफा अभी बाकी है, यात्राएं बहुत लंबी होगी, संगीत की यात्रा होगी और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीजें जो हम आपको अगली बार भी लेके आएंगे आपके साथ। और बहुत सारी चीजें, बहुत बात करने को। समय एक्चुअली बहुत बधा हुआ होता है हमारा, वरना फिर जिस तरीके से हम लोग बैठे थे, सही पूछिए आज पहली बार ऐसा लगा ही नहीं कि वी आर जस्ट अंडरइंग अ प्रोफेशनल शो। तो बहुत सारी चीजें हैं, चीजें हमेशा निरंतर चलती भी रहेंगी, लेकिन क्योंकि आज का ये प्रोग्राम का समय जो है हमें इजाजत नहीं देता कि हम आगे और भी बहुत कुछ कहें। तो सबसे पहले इन सब चीजों के बाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने बहुमूल्य समय में से, प्रीशियस टाइम में से इतना अच्छा टाइम निकालकर हम लोग के साथ, हमारे दर्शकों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। और मैं सच में बहुत प्रभावित हूँ जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपकी समझदारी है, जिस तरह से आपने हमारा गाना समझ के हमसे सवाल किए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग बोथ ऑफ अस हियर। एंड आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। हैव अ ब्यूटीफुल एंड सेफ होली। और हम चाहेंगे कि दीपाली भी एक मैसेज दे चुकी बहु है मुजफ्फरपुर की, तो आपका क्या मैसेज है हमारे हम मुजफ्फरपुर वासियों के? एक्चुअली ये ज्यादा अच्छा भी होगा क्योंकि भाभी के बारे में बात करें तो मुजफ्फरपुर की बहू कहें तो ये ज्यादा इनका असर भी ज्यादा होगा। मैं बस ये बोलूँगी कि I'll sing a song, मैं होली विश करूँगी गाना गा के। जान ना पहचान, अरे मैं तेरा मेहमान, हाय रे जान ना पहचान, अरे मैं तेरा मेहमान, काहे मारी पिचकारी तूने बेईमान। नहीं कर रहा है कि हम अपने प्रोग्राम को अंतिम छोर पे लेकर आए। मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा समा बांधा है और बहुत बेहतरीन। अब इन चीजों के लिए जो शब्द हैं वो शब्दकोश से चयन करने पड़ सकते हैं और कम भी पड़ सकता है, क्योंकि जो माहौल है वो बिल्कुल पूरी तरह से होलीमय हो गया है। तो हम भी आप सबको ये कहना चाहेंगे कि रूबरू की पूरी टीम की तरफ से आप सब इस होली को ऐसे ही एंजॉय करते रहें, आपकी खुशियां ऐसे ही बरकरार रहे और चीर निरंतर ये गुलाल आपके जीवन के रंगों को और रंगीन करता रहे। तो आज रूबरू के इस शो से, इस सेट से हमारे अपने मेहमान और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी होली।